हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सीटेट एग्जाम में पेपर फर्स्ट और सेकंड में सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। सितंबर वाले एग्जाम की तैयारी जो है, तो आप लोग कंटिन्यू जारी रखिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो बताइएगा कि समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि लचीला समूहन। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे उचित समायोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे है कि विभेदित निर्देश, या फिर नामकीकरण या पृथक्कीकरण, या नामकीकरण व पृथक्कीकरण। तो देखिए यहाँ पे कि समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता। आपको यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। निगेटिव पूछा गया है यहाँ पे, तो निगेटिव के लिए आपको निगेटिव ऑप्शन जो है चूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो समावेशन को नामीकरण व पृथक्कीकरण से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नामीकरण या पृथक्कीकरण मतलब अलगाव करना, बच्चे का अलगाव करना, तो इससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तकों में दिए गए उदाहरणों का हवाला दे चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी संवाद, देखिएगा यहाँ पे, उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा यहाँ दिया जा रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए कहा है कि शिक्षक को केवल, देखिएगा यहाँ पे, कि शिक्षक को केवल प्रभावी समूहन से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है कि शिक्षकों को केवल अपने अनुभवों से उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो कहीं भी ऑप्शन में अगर केवल, कंठस्थ करना, याद करना, ये सब लिखा है, तो ये सारे ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे भी केवल है, ठीक है, यहाँ पर भी केवल है, ये दो ऑप्शन आपका कट गया। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, पहले वाला आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर भी केवल दिया गया है, तो केवल देखते ही आप लोग काट दीजिएगा। तो आपका पॉजिटिव आंसर जो हो जाएगा, तो वो है शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन ए, विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, ADHD जिसको कहते हैं, यानी कि न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार को हम क्या कहते हैं, ADHD है, ऐसे विद्यार्थी हैं, और वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यिक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। अब कारण आर है या तर्क आर है कि विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है और वह उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। यानी देखिए, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार है और वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यिक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है, वह उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। तो ये रहा विकथन और कारण। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला विकल्प कि A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि A सही है लेकिन R गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा
कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यिक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं ऐसे विद्यार्थी। जिन विद्यार्थियों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता से विकार वाले जो विद्यार्थी होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को दृश्यिक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है और इससे वे लाभान्वित होते हैं। क्योंकि जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है और वे उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। यानी जब दृश्यिक और श्रवणिक विकर्षण तेज होता है तो इससे उनका ध्यान जो है आसानी से भंग हो जाता है। इसीलिए जो है तो दृश्यिक और श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है, जिससे वो लाभान्वित होते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो है तो उससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है और उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कि ऐसे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, यानी जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उनके समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता तो उन बच्चों के लिए हम छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग करेंगे, तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगला देखिए कि स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग करना या सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध करना या शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। तो भैया जब सांकेतिक भाषा का उपयोग जो है तो हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है और उनके समावेशन के लिए हमें जो है स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिसमें उभार हो का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो संसाधन या जो सामग्री वो स्पर्श करके टच करके पढ़ सकें, ऐसी सामग्री या संसाधन का हमें उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है। अनुरूपता है, अभिसारी सोच है, या अपसारी सोच है, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है। तो बताइएगा कि रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है। तो देखिए रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता होती है अपसारी सोच। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाए सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। सक्रिय जुड़ाव मतलब एक्टिव होना, एक्टिव होकर जुड़े रहना। अब इसका अर्थ क्या होता है। पूछताछ और जांच, या वेधन और अभ्यास, या रटकर स्मरण, या नेक्स्ट वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 है कि निष्क्रिय सुनना। तो भैया देखिए सक्रिय जुड़ाव का अर्थ होता है कि पूछताछ करना और जांच करना, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहना। जब एक दूसरे से हम जुड़ेंगे तभी तो पूछताछ करेंगे, तो उसी को कहते हैं सक्रिय जुड़ाव। तो सक्रिय जुड़ाव का अर्थ होगा पूछताछ करना और जांच करना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला है कि पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन, सेकंड है अन्वेषण व खोज, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले वाले में है कि दूसरा और तीसरा सही है, उसके बाद सेकंड में देखिएगा कि पहला दूसरा और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि पहला और दूसरा सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि आपका सही हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि ये सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं ज्ञान के निर्माण में जो है। तो आपका पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन भी शामिल है, अन्वेषण व खोज भी शामिल है, और सामाजिक अंतःक्रियाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन ए शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे
अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। कारण आर यहाँ दिया जा रहा है। आर में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि शिक्षकों को, कथन अभिकथन ए है कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। कारण आर है या तर्क आर है क्योंकि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन और कारण आपने पहचान लिया। अभिकथन ए देखिए, तो अभिकथन ए में यही कहा जा रहा है कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण देखिएगा दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है। तो पहला वाला आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन में दिया जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए सही है आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, साधन लक्ष्य विश्लेषण में। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या होता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है, या फिर समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आ जाते हैं, या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा कि विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आज वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो ये चारों विकल्प आपके कंप्लीट हुए कि साधन लक्ष्य विश्लेषण में। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या करना चाहिए? तो देखिएगा यहाँ पे साधन लक्ष्य विश्लेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुख विद्यार्थियों पर लागू होते हैं, यानी ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि महारत उन्मुख विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है कि यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते, यानी ऐसे विद्यार्थी जो हैं तो कोई लक्ष्य तय नहीं करते, या इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है, या यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है, या यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बताइएगा कि निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुख विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि महारत ऐसे अभिलक्षण जो है महारत उन्मुख विद्यार्थियों पर लागू होते हैं जो यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बाकी जो है 3 ऑप्शन आपके निगेटिव हैं कि यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते, इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व अस्थायी होती है, उसके बाद देखिए कि यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होती हैं। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िएगा कि पढ़ने की गतिविधि करने के बाद, मतलब कि जब पढ़ने की गतिविधि करने के बाद जो है तो रोशनी एक टीचर है, एक शिक्षिका है, और वह विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है
कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। मतलब कि आप जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान आपने क्या सीखा एक पाठक होने के नाते। अब रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला है कि स्मरण कौशल, सेकंड है अनुकरण, थर्ड वाला ऑप्शन है अधिसंज्ञान तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है रटना। तो देखिएगा यहाँ पे कि पढ़ने की गतिविधि के दौरान या पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। अब रोशनी जो है, तो रोशनी अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन ए वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाते हैं। किसके? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाते हैं। बिल्कुल करवाए जाते हैं, क्योंकि सीखना एक सामाजिक क्रिया है। तो देखिए वाइगोत्स्की में जो है तो सामाजिक क्रिया जो है, सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रिया या सामाजिक जुड़ाव जो है तो वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में जरूर आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कारण आर भी दिया जा रहा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाते हैं। बिल्कुल करवाए जाते हैं, क्योंकि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो सीखना जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, मतलब कि आर ए की सही व्याख्या भी हो रहा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक शिक्षिका को सीखने के प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। मतलब एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे सीखते हैं तो बच्चे द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। आपको एक टीचर होने के नाते जब आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, जब उस क्लास में बच्चे गलती करते हैं या त्रुटियां करते हैं, तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। उन्हें नज़रअंदाज करने देना चाहिए, या सज़ा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, या नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, या बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सज़ा द्वारा उन्हें कम भी नहीं करना चाहिए, सज़ा नहीं देना है बच्चे को आपको, ये निगेटिव ऑप्शन होगा। उसके बाद नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। मतलब कि आंतरिक प्रेरणा को कौन सा उदाहरण दर्शाता है। तो पहला है कि सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। उसके बाद सेकंड है कि रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। थर्ड है कि रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दत्त कार्य पर काम करती है या गृह कार्य पर काम करती है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो आंतरिक प्रेरणा के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा को देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा कि सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। तो ये तो प्रतिस्पर्धा है, ना कि आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड है कि रानी अपने प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। तो ये बाह्य प्रेरणा है, ना कि आंतरिक प्रेरणा है। उसके बाद देखिएगा कि रानी सजा से बचने के लिए दत्त कार्य पर काम करती है। तो गृह कार्य तो आपको बच्चे को देना नहीं है, ये निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ
कि उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए लिख प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। अब शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? क्वेश्चन काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कि यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। अब शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो पहला है कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, सेकंड है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर थर्ड है मनोगतिशील दृष्टिकोण, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मनोयौनिक दृष्टिकोण। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में, मतलब एक टीचर ने यह देखा कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। अब शिक्षक का शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण जो आधारित है तो वो आधारित है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।